मैं भी कानों में ही हैंडफ्रियां लगा लेता हूँ फिर कि चलो कम से कम आवाज तो जो है वो इनकी कम होगी। ओके जी, शुरू करते हैं। और कल हम 1919 की रिफॉर्म्स तक आ गए थे और आज उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कल के कॉन्टेक्स्ट में जो हमने कल टॉपिक किया था ना जी, तो वो हमें सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट, यही एक इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक बनता है उसमें से कि वो लखनऊ पैक्ट की सिग्निफिकेंस पे हमें पूछे, जो हमने कल उसको इवेलुएट करने की कोशिश की। प्लस वो किसी भी दूसरे इवेंट के साथ जोड़ के भी लखनऊ पैक्ट को पूछ सकता है कि जी किसी दूसरे इवेंट की और लखनऊ पैक्ट की इनकी जनाब सिग्निफिकेंस पर। सो वो इस तरह भी कर सकता है, ज़हन में रखिएगा। सही जी। नेवरदलेस अब वो जितनी भी सिग्निफिकेंस है वो लखनऊ पैक्ट के बाद की डेवलपमेंट्स में से किसी डेवलपमेंट के साथ वो कनेक्ट करके वो पूछता है। 1919 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स दो हिस्सों में तकसीम होनी है। एक तो वही कॉन्टिन्यूटी है हमारी जो चल रही है, इसी को हम लेके चलेंगे कि कैसे रिफॉर्म्स और उसके नतीजे में कैसे एक प्रॉपर यानी कि पॉलिटिकल। और दूसरी तरफ हमें इंडिया में साथ साथ फिर कम्युनल कम्युनलिज्म कम्युनलिज्म मतलब रिलीजन, यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स, especially by creating already existing dividing lines on a religious basis. By creating कह लें, by redrawing कह लें, प्रॉपर वर्ड जो है। सही है जी। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, इसकी मैनिफेस्टेशन, इमीडिएट मैनिफेस्टेशन जो है वो तो नहीं है कोई भी, वो तो थोड़ी सी लेट रिफ्लेक्ट हो रही। इसकी कॉन्टिन्यूटी है। ये कैसे डिवाइडिंग लाइन क्रिएट हुई है, इसके पीछे जो रीजन है उसको पहले समझने की जरूरत है। और वो रीजन फिर हमें लेके जाती है जिस टॉपिक में, उसका नाम है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट, मैं पर्सनली जो मेरा जो ओपिनियन है खिलाफत मूवमेंट पे, वो मैं स्टूडेंट्स के साथ लार्जली जो है वो कोशिश होती है कि मैं इस टॉपिक को स्टूडेंट्स से को ना ही कराऊं कि झूठ ही हो, कि ना ही इस पे बात हो। बट बेस्ट सोर्स जो है वो के अजीज की जो बुक है, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, उसमें प्रॉपर हेडर दिया हुआ है खिलाफत मूवमेंट का, यानी चैप्टर के अंदर ही खिलाफत मूवमेंट का हेडर दिया हुआ। और यही मेरा ओपिनियन है जो इस बुक में मौजूद है। मोस्ट इलॉजिकल मूवमेंट आप इसको कह सकते हैं, और इसकी वैलिडिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स
ये तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद जिन्ना, इकबाल, इन जैसे लोगों ने खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया। एक सिंपल कॉन्टेक्स्ट है कि वर्ल्ड वॉर वन में एक ग्रुप यूके ग्रुप है, दूसरी तरफ जर्मन ग्रुप है। यूके ग्रुप विक्ट्री इसकी हो गई, जर्मन ग्रुप डिफीट हो गया। सो whomsoever is in German group like Austria, Ottoman, जो कोई भी है, अब उसको फिर जाहिर है उन्हीं ट्रीटीज का को फॉलो करना पड़ेगा जो कि विक्टर्स की तरफ से आएंगी। सिंपल कॉमन सेंस। हाउएवर, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया वो ये समझते थे इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर भी ऑटोमन्स के साथ बड़ा सॉफ्ट जो है वो ताल्लुक मुसलमानों का रहा इंडिया के। और वो ये था कि जनाब हमारे कैलिफ को कुछ ना हो, कैलिफ को प्रोटेक्ट करना। सही है जी। खास तौर पर हमारी जो होली सिटीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना। ऐसा ना हो कि हम ऐसी ट्रिटी ऑटोमेंस पे लगा दी जाए कि जिससे हमारी कैलिफेट भी खत्म हो जाए और हमारे जो मुकद्दस शहर हैं वो भी जो है वो गैर इस्लामी हाथों में चले जाए। सो ये कंसर्न्स थे, कंसर्न्स की हद तक तो वैलिड है, बट प्रैक्टिकली इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर इंडियन मुस्लिम्स कि वो यूके को या उसके बाकी अलाई पार्टनर्स को एक डिफीटेड कंट्री से मुतल्लिक कुछ सजेस्ट कर सकें, डिक्टेट कर सकें कि भाई हम जो चाहते हैं वैसा करो। सो कंसर्न तो था, पर ये जो मुस्लिम्स का कंसर्न था इसको प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी इसकी नहीं थी, लेकिन इसको प्रैक्टिकल शेप में लाने में फिर जो इंपॉर्टेंट रोल है वो किसी मुस्लिम का नहीं है, वो गांधी का है। और यूं फिर इस खिलाफत मूवमेंट जिसकी बिगिनिंग हो रही है 1919 से, खिलाफत कमेटी बनी, खिलाफत डे मनाया गया, ये गांधी फैक्टर की वजह से इसको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। इस यूनिटी को इंतहाई अननेचुरल यूनिटी के तौर पर जो है वो ताबीर किया गया, क्योंकि इस यूनिटी से जो आप टास्क आपने रखा है, टारगेट रखा है, ये टारगेट अगर पूरा भी हो जाए तो इससे इंडियन पॉलिटिक्स की तो कोई हेल्प नहीं होनी। क्यों जी? अगर ये टास्क लेट अस अज्यूम कि पूरा भी हो जाता है, सही है जी, तो जनाब इसकी जो है वो कोई वो पूरी तो नहीं होनी है। ठीक है, समझ आ रही? समझ आती जी? होनी नहीं। भाई वो ऑटोमैन का ख्याल है फिर होली सिटीज, इंडियन पॉलिटिक्स में इसका क्या दखल डायरेक्टली? क्या कोई रिफॉर्म्स मिल जाएंगी, क्या कोई नया सेटअप आ जाएगा इंडिया में? नथिंग। सो बेसिकली ये खिलाफत मूवमेंट जिसको एक फेस बनाया गया, ये बेसिकली खिलाफत के लिए मूवमेंट थी ही नहीं। इस मूवमेंट की आड़ में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई गई, जो बेसिकली गांधी का ब्रेन चाइल्ड था कि नॉन कॉपरेशन के लिए ऑल सेगमेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी
वो अगर साथ होंगे तो हम एक इफेक्टिव नॉन कॉपरेशन इंडिया में चला सकेंगे। हम इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए काम कर सकेंगे, और उसके लिए फिर मुस्लिम्स को भी साथ लेना है। तो मुस्लिम्स का फिर खिलाफत का स्लोगन उसको यूज करवाया गया कि मुस्लिम्स अपने इसी पैटर्न में खिलाफत बचाओ में रहेंगे, और प्रिंसिपल जो हमारा एम होगा वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा। सो इनिशिएटिव तो यहाँ से शुरू हुए, इनिशिएट ये यहीं से हुई खिलाफत मूवमेंट के आइडिया से, लेकिन 1920 में ये एक फुल फ्लेज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ट्रांसेंड कर गई। एंड सिंस मुस्लिम लीडरशिप, द उलमास खास तौर पे, दे वर क्वाइट enthusiastic, सो उलमा की तरफ से ऐसे कई पॉलिटिकल मिस्टेक्स हुए, पॉलिटिकल एरर्स हुए, जिसने मुस्लिम्स ऑफ इंडिया को और ज्यादा फिर प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट की, खास तौर पे हिजरत मूवमेंट, एडवाइजिंग पीपल के वो हिजरत कर जाए इंडिया से, क्योंकि इंडिया इज नाउ दारुल हरब। सही है जी। लेकिन बेसिकली वो उसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ऑपरेट करती। नेवरदलेस मैं अपने आप को काफी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता हूँ, जब टू बी ऑनेस्ट के जो खिलाफत मूवमेंट के टॉपिक में, लेकिन रिस्ट्रिक्ट हो नहीं पाता। क्या स्टूडेंट्स ये ओपिनियन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। के अजीज का आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उसको शेयर किया हुआ मैंने, उसका ओपिनियन खिलाफत मूवमेंट पे। तो ये एक एब्सोल्यूट डिजास्टर था, और खास तौर पे जब टर्की ने खुद कैलिफेट अबैंडन कर दी, जब टर्की ने खुद ट्रीटी साइन कर ली, जब टर्की ने खुद अपने तमाम मिडिल ईस्ट के एरियाज जो है वो सरेंडर कर दिए, तो फिर जो रैशनल था ऑफ खिलाफत मूवमेंट वो तो खत्म हो गया। बट वट एवर द लीडरशिप ऑफ खिलाफत मूवमेंट और द लीडरशिप ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी मुस्लिम लीडरशिप एंड कांग्रेस लीडरशिप, ये जो आपस में जो कुछ सोच रहे थे नीचे मैसेज, उनमें तो जोशो खरोश ही डिफरेंट था। मुस्लिम्स बिलीव कर रहे थे कि पूरा इंडिया यूनाइट हो गया है हमारे कैलिफ को बचाने के लिए, और अदर्स कि पूरा इंडिया यूनाइट हो गया है इंडिपेंडेंस के लिए। सो व्हाट हैपेंड व्हेन टर्की ने खुद कैलिफ को एबॉलिश कर दिया, तो मुस्लिम्स ठंडे पड़ गए। मुस्लिम्स जो हैं वो, आप ये नहीं कह सकते कि मूवमेंट खत्म कर दी, लेकिन इनका जो पेस थी वो स्लो हो गई, स्लो पेस पे ऑपरेट करना शुरू हो गई, क्योंकि भाई कैलिफेट खुद ही खत्म हो गई ना, टर्की ने कर दिया, अब हम क्या करें। सो यहां से फिर एक्विजिशन आना शुरू हो गई कि पेस हमारी बड़ी बेहतरीन चल रही थी, ये मुस्लिम्स जो ठंडे हो गए हैं, स्लो हो गए हैं, इसकी वजह से हमारी मूवमेंट स्लो हो गई, जिसकी वजह से हम अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ नहीं बढ़ सके। सो एक छोटा सा वाक्य, चोरा चोरी का, गांव का नाम, यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन को लोगों ने आग लगा दी, तो जिसकी प्ली बना के गांधी जी ने फिर ये मूवमेंट खत्म कर दी। तो लीडरशिप की पे तो क्लियर था कि हम क्या चाहते हैं, हमने क्या करना है, बट नीचे मैसेज जो है वो तो आपने उनको इमोशंस के टीके लगा लगा के, आजादी के इमोशंस, खलीफा बचाओ इमोशंस,
ये इमोशंस की जो इंजेक्शन आपने जो मैसेज को लगाए, तो पीपल इसने एक इस मैसेज में फिर हमें 1922 से 27 तक इनमें फिर एक हेट्रेड जो पहले भी था एक दूसरे की तरफ, लेकिन अब उसमें ज्यादा बढ़ावा आ गया, एक हेट्रेड डेवलप होना शुरू हो गया पीपल में। पीपल स्टार्टेड एक्यूजिंग ईच अदर ना जी कि मुसलमानों की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारी स्लो हुई है। और इसकी फिर मैनिफेस्टेशन भी हुई। इसकी जो बड़ी मैनिफेस्टेशन है उसको कहते हैं जनाब 1922 से 27 तक होने वाले कम्युनल राइट्स। सही है जी। कम्युनल राइट्स ये रिपोर्ट किए जाते हैं मोर देन 100 पूरे हिंदुस्तान में। मजहब के नाम, कम्युनल राइट्स मतलब मजहब के नाम पर फसादात। कहीं पर सिख मुस्लिम, कहीं पर हिंदू मुस्लिम, और फसादात मतलब कि जिसमें काफी लोग जो है वो मारे जाएं। ये जो सिनेरियो है इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ब्रिटिश है। सबसे बड़े बेनिफिशियरी ब्रिटिश है। रीजन सो बिकॉज ब्रिटिश के नजदीक नंबर 1 जो एक यूनिटी थी इंडिया में, यूनिटी इन इंडिया, जिसके प्रेशर की वजह से उन्हें 1919 की रिफॉर्म्स भी देनी पड़ी। अब ये इंडिया में यूनिटी नहीं है। सो वी आर इन मच इजी पोजीशन के अब हमारे हमसे कोई यूनिटी करके आगे डिमांड्स आगे नहीं कर सकेंगे। सेकंड, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बहुत ज्यादा डिमांड थी जो कि ज़ाहिर है इन्होंने नहीं दी थी ब्रिटिश ने 1919 में। और जो पॉलिटिशियंस थे जो कि खिलाफत मूवमेंट का हिस्सा नहीं बने, वो तो अभी भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की एडवोकेसी कर रहे थे। तो ब्रिटिश के पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रैशनल था कि भाई हमने डायरकी में, कल का लेक्चर उठा के देख लीजिएगा, पुलिसिंग जो है ये तो हमने चीफ मिनिस्टर को दे दी थी। पुलिस का डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर के पास है। तो ये तो अब इंडियंस के मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, इंडियन की जो गवर्नमेंट है सूबे में, उसका काम है ना कि ये फसादात रुके। सोची, जब तक हम हुक्मरानी करते रहे हैं इंडिया के सूबों में 1858 से लेके 1919 तक, तो बताओ हमें कितने हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, बताओ हमें कितने ज्यादा जो है वो इस तरह के कम्युनल राइट्स हुए। एक भी नहीं। और अभी हमने इनको बस 1920 से पहली हुकूमत बनी है और 7 सालों में ये देखो जनाब 100 से ज्यादा फसादात हो। तो ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इनको ऑटोनॉमी दी जाए, ये तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देंगे। तो ब्रिटिश सबसे बड़े बेनिफिशियरी निकल रहे हैं इस काम से। समझ आ रही जी। इसी चीज को फिर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, या आप कह लें कि जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं, वो इन्हीं डेवलपमेंट्स को कहते हैं अभी ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल किया जी, डिवाइड एंड रूल किया जी इंडिया में। क्वाइट ट्रू, अगर यहां तक बात को समझा जाए तो क्वाइट ट्रू। लेकिन जब वो डिवाइड एंड रूल में फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ले आते हैं, तब हम कहते हैं कि नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। हाँ, यहां तक ट्रू है कि वाकई बेनिफिशियरी सबसे बड़ा ब्रिटिश हुआ। और इसकी फिर मैनिफेस्टेशन भी है।
1927 में ब्रिटिश अनाउंस्ड अ कमीशन। वो कमीशन इंडिया जाएगा और इंडिया जाके इंस्पेक्ट करेगा। किसको इंस्पेक्ट करेगा? 1919 की रिफॉर्म्स को, और फिर सजेस्ट करेगा फ्यूचर रिफॉर्म्स। सही है? इंस्पेक्शन होगी और जनाब आगे जनाब फ्यूचर रिफॉर्म्स जो है वो सजेस्ट की जाएंगी। ठीक है जी। सो ये तो हमारे लिए बड़ा आसान होगा। ना इंडियन नेशनल कांग्रेस, ना अदर पार्टीज, कोई भी इकट्ठे तो अब बैठ ही नहीं सकती। तो जनाब हमारे लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा। सही है जी। सो द ओनली पॉलिटिशियन इन इंडिया जो इस मैनिपुलेशन को समझ रहा था, दैट वाज जिन्ना। एंड जिन्ना का ये ख्याल था कि ये जो ये ब्रिटिश जिस तरह, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटिश ने फसादात करवाए, मतलब ये कि इस इन हालात से ब्रिटिश जिस तरह फायदा उठा रहे हैं, ये कमीशन आएगा, ये अगली रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की सजेशन देगा और उसमें भी फिर हमारे लिए कुछ नहीं होगा, हम फंस जाएंगे। सही है जी। समझ आ रही है जी। सो जनाब इस कॉन्टेक्स्ट में फिर जो है वो अगली रिफॉर्म्स जो हैं इनको रोकना है। यानी पहला इंटेंशन ये कि हमने ऐसी रिफॉर्म्स नहीं आने देनी अपनी मर्जी से हिंदुस्तान में अनाउंस कर, तो इसको रोकना है। और रोकने के लिए फिर आपको ज़ाहिर है फिर कोई ऐसा बंदा ही होना चाहिए ना जी कि जो फिर ब्रिटिश को समझता हो। जो जिस तरह हजरत इमरान खान साहब फरमाते हैं ना कि मैं मगरिब को मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो ये इमरान खान साहब का अपना सेल्फ क्लेम है। जिन्ना साहब ने ऐसा क्लेम कभी नहीं किया था, ये हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं कि जिन्ना साहब से ज्यादा मगरिब को और ब्रिटिश पॉलिटिक्स को कोई नहीं समझ सकता था इंडिया। जिन्ना साहब अपने मुंह से कभी नहीं कहते थे, ना उनको जरूरत थी कहने की। सो इन 1927 a commission was announced जिसका नाम है साइमन कमीशन। 6 members प्लस सर साइमंस जो लीड कर रहा था, ऑल ब्रिटिश, कि जी ये इंडिया जाएंगे और इंडिया में रिफॉर्म्स के मुतालिक को बातचीत करेंगे, देखेंगे। जिन्ना was equal to the task। जिन्ना बिलीव कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस इनको दोबारा से सेम पेज पे आने की जरूरत है। इनको दोबारा से एक न्यू यूनिटी का चैप्टर डेवलप करने की जरूरत है। ये दोबारा से एक नया डिमांड पैकेज बनाएं ताकि आप प्रेशर एग्जर्ट कर सकें साइमन कमीशन पर। समझ आ रही जी। एंड फॉर दैट पर्पस पहले तो हाउस इन ऑर्डर करना ना, मतलब ऑल मुस्लिम्स वो सेम पेज पे हों। तो इसके लिए फिर जिन्होंने, आपको याद है 30 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, याद है कल बात की थी ब्रिटिश ने 1919 में। जिन्होंने इन 30 के 30 को इनवाइट किया दिल्ली में एक होटल में, खाना शाना खिलाया और इनसे फिर बात की। और यहाँ जिन्होंने
यूनिटी का आइडिया दोबारा से क्वाइन किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इज विलिंग टू यूनाइट विद इंडियन नेशनल कांग्रेस वंस अगेन। सो उसके लिए हमारी कुछ टर्म्स हैं जी। अगर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को वो मंजूर है तो हम फिर इसको लेके चल सकते हैं। जी कैसे? पहली टर्म है जी हमारी टर्म्स में 33% सीट्स फॉर मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। ये क्या कोई नई डिमांड है? क्यों जी? ये कोई नई टर्म है? कोई नहीं है, ये लखनऊ पैक्ट में मौजूद है ना, यूनिटी के पॉइंट्स में ये पॉइंट। ठीक है, तो कोई अनहोनी बात नहीं की जिन्होंने, ऐसा नहीं कि कोई इलॉजिकल बात जिन्होंने कर दी हो, ऐसा तो नहीं, बिल्कुल नहीं। सेकंड, रिफॉर्म्स इन एनडब्ल्यूएफपी एंड बलूचिस्तान। उस वक्त का बलूचिस्तान जो है, ठीक है जी, उस वक्त का बलूचिस्तान, वो BALU लिखना है जी, आपने याद रखिएगा, BALU, ये ध्यान में रखिएगा। यानी आज तो अब हमने पाकिस्तान बनने के बाद फिर 18th अमेंडमेंट के बाद इसको BALO कर दिया हुआ है, लेकिन आपने इसको जो है वो जेन में रख लेंगे, आपने BALU लिखना है क्योंकि उस वक्त इसका यही नाम था। क्लियर है जी? तीसरा, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे। सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे। सही है जी कि जनाब ये जरूरी है। और फिर आखिर में सबसे जो चौथा पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर जो फोर्थ पॉइंट है, रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन पंजाब एंड बंगाल। ये 4 पॉइंट्स हैं जी हमारे। अगर जो है वो इस पे वो मान जाए, सिंध SIND, ये हमारी 4 डिमांड्स हैं। अगर कांग्रेस इन 4 बातों को मान ले तो हम यूनिटी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी? अगर कांग्रेस इन 4 पॉइंट्स को मान ले, हम यूनिटी कर लेते हैं जी, और फिर हम मिलके डिमांड पैकेज एक सेट कर लेते हैं जो ब्रिटिश से मानना हमने, जो साइमन कमीशन आ जो रहा है तो उसके सामने हम रख देंगे वो। एंड इफ, अगर ये चारों पॉइंट्स मान लेती है कांग्रेस, तो फिर 5वां पॉइंट था, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ फर्स्ट 4 पॉइंट्स। तो हम जनाब सेपरेट इलेक्टरेट्स खत्म कर देंगे अपना।
हम जॉइंट इलेक्टोरेट्स में यानी कि आ जाएंगे, यानी मुस्लिम वुड वोट फॉर मुस्लिम वाली प्रोविजन खत्म कर देंगे हमेशा की। इसकी जरूरत ही नहीं ना रहेगी। देखिए ना, 33% सीट्स आपको अगर कोर्ट फिक्स मिल जाती हैं, इंश्योर हो गए कि जी 33% मुस्लिम जीतेंगे, तो नीचे अब चाहे मुस्लिम मुस्लिम को वोट दे या जो जिसको भी वोट दे, हमें तो 33% सीटें जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस इंश्योर करवाएगी ना जी, सीट एडजस्टमेंट करके। और फिर नीचे अगर चेक करें आप, तो ये सारे प्रोविंसेस, जिन्ना की पॉलिटिक्स में प्रोविंसेस ज्यादा नहीं है। 1916 के लखनऊ पैक्ट में कौन सा ज्यादा प्रोविंसेस में मुसलमानों की हुकूमतें बने और ये हो वो हो, उस पे ज्यादा बात हुई? कोई नहीं बात हुई। माइनॉरिटी राइट्स पे बात है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलनी है तो सबको मिलनी है ना, सिर्फ मुस्लिम सूबों को तो नहीं मिलनी। बट जिना ये भी बिलीव करता था कि क्योंकि 1919 से डायरकी आ गई है, सूबों में हुकूमतें बनना शुरू हो गई हैं, तो जितने ज्यादा मुसलमान सूबे होंगे उतनी ज्यादा मुसलमानों की, चलो जैसी भी टूटी फूटी लेकिन हुकूमतें तो बनेंगी। एनडब्ल्यूएफपी में रिफॉर्म्स हो, बलूचिस्तान में रिफॉर्म्स हो, हुकूमतें बनेंगी हमारी। सिंध बॉम्बे से अलहदा हो, हमारी हुकूमत बनेगी सिंध में। रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से अगर सीटें पंजाब और बंगाल में तकसीम हो, तो मुसलमानों की सीटें असेंबली में ज्यादा बनेंगी, जो कि पहले ज्यादा नहीं थी। सही है जी। तो यानी 5 प्रोविंसेस में मुसलमानों की हुकूमतें बनना शुरू हो जाएंगी। सो सेंटर में 33% मिल जाएंगी, 5 सूबे इंडिया में, टोटल इंडिया के सूबे हो जाएंगे 12, 12 में से 5 यानी तकरीबन आधे सूबों में मुसलमानों की हुकूमतें। तो मुस्लिम राइट्स काफी हद तक प्रिजर्व हो जाएंगे। फिर कांग्रेस के साथ बातचीत कर लेंगे कि जनाब आप बताओ कि अंग्रेज से कैसी डिमांड्स पूरी करवानी है जी। अब इस दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल इसको कहते हैं जी। प्रपोज किया, प्रपोजल है यूनिटी के लिए, तो वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सवाल दे सकता है कि जनाब लखनऊ पैक्ट एंड दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल, इनका कंपैरिजन करो। एक यूनिटी है, एक अभी सिर्फ प्रपोजल है। एक में ज्यादा सेंटर रिलेटेड मुस्लिम्स की सीट्स और सेंटर रिलेटेड, और इसमें सेंटर प्लस प्रोविंसेस रिलेटेड भी बात है। सही जी। ये उस वक्त के दौर में आ रहा है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में थोड़ी बहुत मॉडरेट लीडरशिप थी 1916 में। ये उस वक्त है जब इंडियन कांग्रेस में काफी कंजर्वेटिव लीडरशिप थी। समझ आ रही जी। ये उस दौर में है जब जिन्ना अभी मुस्लिम लीग कांग्रेस दोनों का मेंबर है और एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। यहां जिन्ना लीडर का रोल प्ले कर रहा है। समझ आ रही जी। कांग्रेस को वो छोड़ चुका हुआ था ना, जब सिर्फ और मुस्लिम लीग के लीडर के तौर पे रोल प्ले कर रहा था। सो इस तरह का भी सवाल वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। अगर आपकी टॉपिक की कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो इन चीजों को लिखना फिर मसला कोई नहीं, आसान हो जाती हैं ये चीजें। आसान होने से याद आया, मैंने अभी आप लोगों के ग्रुप में और बाकी तमाम ग्रुप्स में वीडियो जो है वो अपलोड की है। पहले हमारा जो स्क्रीनिंग टेस्ट 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा था, उसमें सिर्फ एबिलिटी का पोर्शन जो है वो हमने अनाउंस किया था कि ये डिस्कस होगा, टीचर डेली डिस्कशन करेगा। अब इंग्लिश वाला टीचर भी विलिंग हो गया कि वो भी अपना पेपर डिस्कस करेगा, और उर्दू वाला टीचर, क्योंकि जो ग्रामर की मिस्टेक्स ना हो बच्चों की और तो वो भी डिस्कस करेगा। तो ये बड़ा जबरदस्त पैकेज है। फीस वो सेम ही रहेगी जी। ओवरऑल फीस जो है वो 3000, लेकिन जो आप लोग हैं आप लोगों के लिए 2000। तो ये बड़ा आज ही दोनों, ये तो खुद ही विलिंग हो गए दोनों आज
जब उन्होंने रिस्पॉन्स देखा ना, माशाल्लाह अभी तक कोई 300 प्लस के करीब स्टूडेंट्स, 2 ग्रुप्स बनाए हैं हमने। एक अपने स्टूडेंट्स का, मेरे स्टूडेंट्स का जो जो 2000 फीस देने वाले हैं, और एक जो बाहर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो मिला के दोनों ग्रुप्स में को 300 से प्लस स्टूडेंट हो गया। तो वो टीचर्स ने रिस्पॉन्स देखा है तो काफ़ी वो भी एनकरेज हुए हैं। उन्होंने कहा जी हम भी डिस्कस करेंगे अपने पेपर्स। तो मैं कहा जी अच्छी बात है, ज़बरदस्त है। तो वो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा स्टूडेंट्स को, और ये सारे रिकॉर्डेड होंगे। यानी अगर कोई फॉर अगर नहीं देख सकता उस वक़्त मौके पे, तो ये रिकॉर्डेड लिंक्स भी सबको जो है वो शेयर कर दिए जाएँगे। ताकि कोई जब भी पूरे दिन में जब भी उसको टाइम मिले, वो पेपर सामने रखे, सॉल्व करे और टीचर की डिस्कशन सुन ले कि भाई मैंने ठीक किया या नहीं किया ना। तो ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और बड़ी जो मेरा मकसद था कि इसमें से लूट-खसूट नहीं करनी और बड़ा इसको अ, एक आइडियल पैकेज के तौर पर इसको लेके चलना है, तो उसका काफ़ी जो है वो अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स भी आया, और काफ़ी टीचर्स ने भी अच्छा इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। सो और टेस्ट हमने दे देना है, तुम फ़ौरन करो या अगले दिन करो या शाम को करो, बच्चों वाली बात करते हो यार तुम लोग भी। मेरी तरफ से तुम टेस्ट ना करो, हमने टेस्ट अवेलेबल करा देना है। आप सेम डे कर लो, आप अगले दिन कर लो, तो ज़रूरी तो नहीं है आपने उसी वक़्त करना ना। वो तो आप पे है, आपकी मर्ज़ी है, जब मर्ज़ी कर लो टेस्ट। ऑनलाइन जो हो रहा है ना, कौन-सा हम ये कह रहे हैं कि उस वक़्त टेस्ट देने के बाद हम टेस्ट वापस ले लेंगे, बच्चों वाली बातें ना करो। ओए शुक्र है ये बंद हुए स्पीकर इनके। वो इनके स्पीकरों की वज़ह से मैं मूड में नहीं नज़र आ रहा था, कमबख्त दिमाग में वही चल रहा था। लियाकत अली गूगल फॉर्म में नहीं, मेरे फार्म हाउस में होगा, आना? 15 दिन से हम जो है वो अलाप लगा रहे हैं, और इसको अभी तक जो है वो पता ही को नहीं। गूगल फॉर्म पे होगा टेस्ट जहाँ। अच्छा जी, नेवरदलेस कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस रिफ्यूज्ड दिस इन्विटेशन ऑफ यूनिटी। अब हमने इसके रिफ्यूज़ल को इस तरह नहीं देखना कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अगेंस्ट थे, ये एंटी मुस्लिम थे। क्योंकि ये जब आप नैरेटिव बनाते हैं ना, तो फिर फ्रीडम मूवमेंट समझना मुश्किल हो जाता है थोड़ा-सा, बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। सो जनाब, व्हाई कांग्रेस रिफ्यूज्ड? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1920s की है ना जी, ये समझती थी हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, बस। तो किसी भी तरह की अब रिफॉर्म्स, किसी भी तरह की यूनिटी, इनसे तो ब्रिटिश तो मौजूद रहेंगे ना इंडिया में। तो अब हमने बस ब्रिटिश को निकालना है। सो दे नॉट ओनली रिफ्यूज्ड, बट दे आस्क्ड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कि हमें ज्वाइन कर लो फॉर द मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के लिए हमें हमारे साथ हम मिलने के लिए तैयार हैं। ये रिफॉर्म्स वगैरह और ये यूनिटी इसलिए कि जी इंडिया में अंग्रेज रहेंगे, सॉरी जी, अब हमें नहीं ये करना जी। सो उनका अपना पर्सपेक्टिव था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नेवरदलेस 1928 फरवरी के महीने में साइमन कमीशन इंडिया आ गया। ना तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तैयार थी इससे मिलने को, ना ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग।
मुस्लिम लीग का ख्याल था कि कोई मुस्लिम मेंबर तो है ही नहीं इस कमीशन का, तो ये मुस्लिम्स के इश्यूज को तो समझ ही नहीं सकते। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट किया? बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस वांटेड इंडिपेंडेंस, कि कोई ऐसा कमीशन जो इंडिपेंडेंस पे बात करे, हम उससे बात करें। तो जनाब प्रोटेस्ट होने, तो फिर जब दो बड़ी पार्टीज नहीं राजी तो प्रोटेस्ट तो होने ही होने हैं। फिर ये प्रोटेस्ट इतने शदीद हुए हैं कि उसकी वजह से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स, वजीर अमूर हिंद, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको जो है वो तलब कर लिया कि भाई इंडिया की पॉलिटिक्स के की इंटेंसिटी, उसके डायनामिक्स को समझे बगैर कि इंडियंस चाहते क्या है, आपने जनाब भेज दिया एक क्या कहते हैं कमीशन बना के, और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये जितने लोग हैं ना जी, भगत सिंह वगैरह, ये सब पॉपुलर हुए हैं 1928 में उन प्रोटेस्ट की वजह से जो उन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ किए, यहां से इनकी पॉपुलैरिटी बनी। सही है जी। सो मामला काफी खटाई में जा रहा है। लेजिटिमेसी कैसे बनेगी? लेजिटिमेसी ऑफ साइमन कमीशन, क्या साइमन कमीशन अपनी मर्जी से सजेशंस दे देगी जी? अगर दे देगी तो यूके में सिर्फ गवर्नमेंट तो नहीं है, यूके में भी तो अपोजिशन पार्टीज मौजूद हैं, अंग्रेजों में भी तो अपोजिशन मौजूद है, अपोजिशन की जमातें, वो हिला नहीं देंगी ईवानों को कि भाई इंडियंस की मर्जी तो आपने पूछी ही नहीं और अपने सजेशंस खुद ही दे दी। तो लेजिटिमेसी कैसे बनाएगी साइमन कमीशन की? सो जनाब पार्लियामेंट ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स को तलब कर लिया कि जी इंडियन से पूछो, आप क्यों नहीं पूछते? तो जी ठीक है जी, पूछ लेते हैं इंडियन से कि इंडियंस भी बताएं जी उन्हें क्या चाहिए। अब ये एक बड़ी स्ट्रेंज बात है कि इस कॉल पे जो 1928 में आई कि लेट द इंडियंस स्पीक, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि भाई इंडियंस भी सभी तो पूछो उनको क्या चाहिए। इसका जवाब फिर इंडियन लीडरशिप ने दिया। 1928 में ही इंडिया की तमाम छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई और इन्होंने एक रिपोर्ट बनवाई जिसको कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। ना आपको बड़ा स्ट्रेंज लगेगा कि अब भी तो तकरीबन ऑल इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज सब इकट्ठी हुई। तो जब जिना कह रहा था 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में यूनिटी कर लें, तब तो नहीं की। अब 28 में ऑल पार्टीज इकट्ठी हो गई। ये क्या बात हुई? कांग्रेस का ये बड़ा वाइब्रेंट मेंबर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का बाप, उसने हेड किया इसको नेहरू रिपोर्ट, जिसकी वजह से नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो इशू ये है कि इनमें फर्क है। ये यूनिटी थी मिलके सिर्फ रिफॉर्म्स के लिए, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट की। ये यूनिटी नहीं थी, ये बस एक ऑल पार्टीज का इकट्ठा होना था, कोई इत्तेहाद नहीं था। एक ऑल पार्टीज सारी जमातें आओ जी एक जगह इकट्ठी हो जाए, और ये इस सवाल का जवाब था कि व्हाट वी वांट, हमें क्या चाहिए। तो हम तो फिर बताएंगे ना जी हमें क्या चाहिए, यानी एजेंडा क्लियर नहीं है, एजेंडा हम खुद बताएंगे। तो इसी फर्क है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। सो खैर ये नेहरू रिपोर्ट सामने आई
सेम ईयर 1928 में नेहरू रिपोर्ट सामने आई। ये एक एक्सीलेंट डॉक्यूमेंट है जी, एक्सीलेंट डॉक्यूमेंट। यानी दुनिया की, पूरी वर्ल्ड की जो कॉलोनियल हिस्ट्री है, यानी जहां-जहां पर अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने या जिसने कब्जे करके हुकूमतें बनाई दुनिया में, उस कॉलोनियल हिस्ट्री में अगर कोई बेस्ट डॉक्यूमेंट लोकल पीपल, लोकल पॉलिटिशियंस ने बनाया, तो वो नेहरू रिपोर्ट ही है। बट had there been one nation in India, अगर इंडिया में एक ही कौम होती, तो ये एक बेस्ट डॉक्यूमेंट था जी। समझ आ रही जी? तो इंडिया में तो एक नेशन नहीं थी। तो इस नेहरू रिपोर्ट में ऐसा था क्या? आए जी पहले इसको समझते हैं। क्योंकि इसी नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में जिन्ना ने 14 पॉइंट्स दिए थे। इसी नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में। तो हमें फिर पता होना चाहिए कि ये नेहरू रिपोर्ट थी क्या। नेहरू रिपोर्ट बड़ा मजेदार डॉक्यूमेंट है। इजी नहीं लेना है इसको, नेहरू रिपोर्ट को। बहुत ही मजेदार डॉक्यूमेंट है। नेहरू रिपोर्ट में था जी डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। यानी मुकम्मल इंडिपेंडेंस की बात नहीं, डोमिनियन स्टेटस की। अच्छा, डोमिनियन स्टेटस होता क्या है? यानी कि एक मुल्क, एक इलाका, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपने मामलात में मुकम्मल खुद मुख्तार होगा, लेकिन उसकी एसोसिएशन, उसका लिंक विद यूके वो रहेगा। जैसे आज आज अभी इस वक्त की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इस तरह कई, वेस्ट इंडीज के कई आइलैंड्स, इनमें से अभी एक बारबाडोस, वो अभी रिपब्लिक बना है। उसने अपने आप को डोमिनियन से निकाल लिया अभी ये 2021 में। तो इंडिया एक डोमिनियन स्टेटस हो, मुकम्मल आजादी नहीं, लेकिन अपने मामलात में मुकम्मल आजाद, एसोसिएशन या लिंक होगा यूके के साथ, दैट्स इट। तो हम जनाब डोमिनियन स्टेटस होगा इंडिया का। सेकंड, इंडिया में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। हमारा जो इंडिया फिर एक डोमिनियन स्टेटस होगा, उसमें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उर्दू में वहदानी तर्ज हुकूमत। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंटर के पास ज्यादा पावर्स होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जनाब नीचे सूबों को हमने कितनी फिर पावर्स देनी। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो सेंटर ज्यादा वो होगा, पावरफुल होगा। सही है? फिर उस इंडिया में जो ये डोमिनियन स्टेटस होगा, उसमें बाय कैमरल लेजिस्लेचर होगा जी, दो ऐवान,
कोई नई बात नहीं, ब्रिटिश ने 1919 से शुरू तो कर दिया हुआ था। एक होगी इंडिया की सेनेट और एक होगा इंडिया का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के होंगे 500 मेंबर। आज मतलब आप समझ लें नेशनल असेंबली, आज के लिए समझ लें। और सेनेट के होंगे 200 मेंबर इंडिया के। सेनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल, सेनेट इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। जिस तरह आज होता है हमारे यहाँ, यही काम चल रहा, ये बनेगा जी। ठीक है जी। आउट ऑफ दीज 500, 125 सीट्स मुस्लिम्स को देंगे जी। ये मेंशन किया गया, लिखा गया कि देंगे सीटें। सही जी। यहां पर भी 50 सीट्स मुस्लिम्स को देंगे जी, आउट ऑफ 200। सही जी। ये होगा पावरफुल हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो अपर हाउस है वो ये होगा जी, और ये लोअर हाउस होगा। ये उस वक्त ये तय किया गया। सही है जी। इसके बाद इसमें था कि इंडिया में हम रिलेटिव प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लेके आएंगे। रिलेटिव यानी सेंटर विल डिसाइड द स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमी टू अ प्रोविंस। किसको कितनी ऑटोनॉमी देनी है, किसी को ज्यादा, किसी को कम, तो सेंटर विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू द रोल played by a province in India। जिसका रोल जितना बेहतर होगा, जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ आती है? क्लियर है जी। तो ये बड़ा अच्छा जो है, जबरदस्त था। समझ आ रही है जी। समझ आ रही है जी। मुकाबले का फिजा पैदा होगा इनके दरमियान, सूबों के दरमियान, कि हाँ भाई आ जाओ, जिसने जैसा अच्छा रोल प्ले करना है आ जाए। क्लियर है? वो ये आज क्लास कितने बजे शुरू की है? ओहो अच्छा, इस पे टाइम ही मेरे पास अभी 7:40 हो रही है। ओहो अच्छा, इस लैपटॉप का टाइम पीछे है, बड़ा धोखा लग गया। 8:40 हो गई। ओके ओके, ठीक है। सॉरी सॉरी। मैं तो परेशान ही हो गया, मैं क्या ये क्या हो गया। फिर इसमें था
सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे। अच्छा याद रखिएगा, सिंध जो है ना जी, ये 1843 में कैप्चर किया था, कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश 1843, और सिंस 1843 इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली इट वाज पार्ट ऑफ बॉम्बे। इंतजामी तौर पर इसको हिस्सा बना दिया गया था उसका बॉम्बे का, अलहदा सूबा नहीं था, इंतजामी लिहाज से बॉम्बे के सूबे का हिस्सा था। तो ये मुसलमानों की भी डिमांड थी, तो नेहरू रिपोर्ट में था ठीक है जी, सिंध को सूबा बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी जनाब अपनी रिपोर्ट जमा कराएगी कि भाई फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंशियल वायबिलिटी है या नहीं है। एक कमेटी बनाएंगे, वो अपनी रिपोर्ट जमा कराए। फिर अगर कमेटी ने कह दिया कि वायबिलिटी है, ओके है, तो फिर इंडिया का जो हमारा ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा, इससे इसको पास करवा लेंगे। यानी एक पूरा प्रोसेस ना जी, प्रोसेस भी, यानी कि ना सिर्फ इन्होंने इसको गो अहेड दिया, बल्कि प्रोसेस भी मेंशन कर दिया कि जी कैसे ये अलहदा सूबा होगा। पहले कमेटी बने, वो अपनी रिपोर्ट दे, और फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से हम इसको जनाब अप्रूव कर देंगे, सिंध बॉम्बे से अलहदा होना चाहिए। ठीक है बात। फिर रिफॉर्म्स इन NWFP एंड बलूचिस्तान, बिल्कुल होनी चाहिए जी, क्यों नहीं होनी चाहिए, ये मुसलमानों की भी डिमांड थी। तो फर्स्ट स्टेज पर बेसिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की जाएंगी, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सहूलतें पहले वो मुहैया की जाएं, और बुनियादी सहूलतें मुहैया करने के बाद देन फिर पॉलिटिकल प्रोसेस, पूरा पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी फिर की जाएंगी, असम्बलियां बनाई जाएंगी, इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो बिल्कुल जी, एक बिल्कुल ऑनेस्ट कॉन्टेक्स्ट में जो जबरदस्त है, हम करेंगे जी। सही है जी। फिर उसके बाद 7वां पॉइंट, एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया, यानी टिल 1928 इंडिया में जो वोटिंग राइट्स है ना जी, वो सबके लिए नहीं थे। यानी 1892 से 1919 तक वोटिंग राइट्स सिर्फ यूनियंस, बार काउंसिल्स, इन्हीं के मेंबर्स के पास थे। ट्रेड यूनियंस एक्सेट्रा, ट्रेडर्स की यूनियंस, इन्हीं में इलेक्शन होते थे, इन्हीं से बंदा इलेक्ट होके जी असेंबली में आ जाएगा इंडियन। 1919 से आप जरा 1928 में, 1919 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी जो टैक्स पे करता है वो भी वोट कर सकता है, जो प्रॉपर्टी रखता है वो भी वोट कर सकता है, और ये सारे तो हैं ही हैं।
क्योंकि 1919 से अब आपने असेंबलियों में सीटें बढ़ा दी थी ना, थी तो फिर वोटर भी तो ज्यादा चाहिए आपको। नेहरू रिपोर्ट 1928 की कहती है कि इन सबको खत्म करो और बस अडल्ट फ्रेंचाइज, हर बालिग आदमी वोट कास्ट कर सकता है, टैक्स देता है, प्रॉपर्टी रखता है नहीं रखता। अच्छा, यहाँ टैक्स, प्रॉपर्टी और जो है वो लिटरेरी भी, लिटरेरी पढ़ा लिखा बनना, तो ये सारे खत्म करो और अडल्ट फ्रेंचाइज हो जी। ये भी अच्छी बात है, जमहूरियत मुस्तहकम होती है इससे। फिर आखिरी चीज जो थी वो थी ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स। ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स वो खत्म करो, ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स अडल्ट फ्रेंचाइज पे। यानी अभी तक के इंडिया में सिखों को और मुस्लिम्स को मिला था 1909 में, सिखों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला 1919 में। तो इनके भी खत्म करो जी, जरूरत नहीं है। हम एक इंडिया, ये जो कम्युनलिज्म है ये इंडिया के लिए जहर है। और मजहब के नाम पे ये जो वोटिंग भी डिवाइड की हुई है ये नहीं होनी चाहिए। वी ऑल आर वन नेशन, हम एक कौम है और एक कौम के लिए एक फ्रेंचाइज होनी चाहिए जी, एक तरीका जिसके जरिए सारे जो है वो अपना वोट का हक इस्तेमाल करें। हमारा आपस का फिर मसला है ना कि किस कम्युनिटी को कितनी सीटें जो है वो देनी है, एडजस्टमेंट करनी है, तो वो हम करेंगे, वो हमारा आपस का मसला है। सो एक यूनाइटेड इंडिया, एक कौम, मीनिंग देयर बाय के सीट्स will not be reserved especially in provinces on communal basis। मजहब की बुनियाद पर जो है वो हम ये नहीं होने देंगे इंडिया में, सूबों में खास तौर पे, सेंटर में नहीं, सूबों में। तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स पे आ जाएंगे सारे, सही है जी। सो बड़ा अच्छा और बड़ा जबरदस्त जो है वो अपनी तरफ से ये पूरा मॉडल था। चीदा चीदा पॉइंट हमने इसके जो है वो देखिए, सही है जी। लेकिन फिर जिना ने इसको क्रिटिक किया है और जिना का क्रिटिक जो है वो 14 पॉइंट्स की सूरत में सामने आया। 14 पॉइंट्स ना आते तो ये नेहरू रिपोर्ट, इसका ये जो पर्सपेक्टिव है ये तो छा छू गया था, सबने मान लिया था कि हाँ भाई ये तो बेहतरीन है, इससे बेहतरीन तो डॉक्यूमेंट ही कोई नहीं। समझ आ रही जी। तो अब फिर देखते हैं फिर जिना ने कैसे इसको क्रिटिक किया और इसके क्रिटिक से जो जिना ने आर्गुमेंट्स डेवलप किए हैं वहां से जिना की विजडम, पॉलिटिकल विजडम डेवलप हुई है। हर क्लास में कोई ना कोई अपनी बैंड खुद बजवाता। इखलास सलीम साहब, like you said, all parties gathered on one page to compile this report। तो मैंने ये कब कहा कि जिना was part of this report, all parties। और जिना, जिना पार्टी का नाम है, जिना एक लीडर का नाम है। like you said, all parties।
समझाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, ठीक है? पर ये आप लोगों का कसूर नहीं है, आप लोग जिस तालीमी निज़ाम से आए हैं उसका कसूर है, सारे। मैंने कब ये कहा कि जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस नेहरू रिपोर्ट का हिस्सा थे, वो इसकी सिटिंग्स में बैठे, उन्होंने बातचीत की। जिन्ना तो इंग्लैंड में ये था, इसमें यूरोप गया हुआ था इस टाइम में, 1928 के मिड से लेके ऑनवर्ड्स आगे ना। बस ये होता रहता है। तो कल फिर आपको बताएँगे फिर जिन्ना ने कैसे इसको रिजेक्ट किया। वो 14 पॉइंट्स जो हमारी तारीख में उसको समझा जाता है कि भाई जी ये तो बहुत ही कोई मुश्किल चीज़ है, इंतहाई आसान चीज़ है। देखते हैं कल। बाजी सना, ये तेरा कोई ना 1000वाँ मैसेज है आज की क्लास में, और किसी का मैसेज आया हैं कि बस तूने अपनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करवानी है। भाई मैं क्यों पूछ लूँ? सीधा-सीधा सा हिसाब है कि जब कोई एक बच्चा लिखता है ना कि आवाज़ लो आ रही है, तो अगर बाकियों को लो आ रही होती है ना, तो लाइन लगा देते हैं सारे कि वॉइस लो, नेटवर्क इश्यू, वॉइस लो। ठीक है जी। आप ना मेरी बहन अपने कानों का ना मैल निकलवाएँ, ठीक है? तो उससे इंशाअल्लाह फ़ाक़ा होगा। 1 मिनट रुक जाओ यार, ऊपर कोई सवाल आया था। खिलाफत मूवमेंट पे यार मैं इन पर्सन जो है ना वो कमेंट नहीं करता। मैं उस पे स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई वो के अज़ीज़ के सोर्स से पढ़ लें या किसी टेक्स्ट बुक से देख लें। मैं इन पर्सन वो मेरी आइडियोलॉजी के साथ ना मैच ही नहीं करता टॉपिक। तो उसको पढ़ाते हुए जो है वो काफ़ी लोगों की दिल आज़ारी हो जाती है उस पे बात करते हुए। तो मैं उस पे यही सजेस्ट करता हूँ कि स्टूडेंट उसको एक नोट्स फॉर्म में याद कर ले। मेरे ओपिनियन से दूर ही रहे, क्योंकि मैं तो फिर अमीबाजी एक कर जाता हूँ सारी लीडरशिप की। और फिर मैं ये भी बताता हूँ कि इकबाल कैसे गंदी-गंदी गालियाँ निकालते थे खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स को, गंदी-गंदी गालियाँ। और खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स इकबाल को गंदी-गंदी गालियाँ निकालते थे, ठीक है? सो इग्नोर करें। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो के जी इसकी किताब से देख लें या वो सईद बट की किताब से देख लें। समझ लें मुझे नहीं आता खिलाफत मूवमेंट। बहुत कुछ हुआ खिलाफत मूवमेंट की वजह से। बहुत बड़ा कंजरखाना था। ओके जी। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर दूं कि 1 फरवरी लास्ट डेट है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं